वेलकम बैक फ्रेंड्स। हम अपना वर्किंग कैपिटल असेसमेंट का जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं उसके अंदर हमने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया था वर्किंग कैपिटल असेसमेंट को। जो फर्स्ट पार्ट था हमारा वो था प्रॉपर्टी असेसमेंट का, जिसको मैं अपने डिफरेंट 5-6 वीडियोस के थ्रू कवर कर चुका हूँ। उसके बाद हमने अपना फाइनेंशियल असेसमेंट का टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है, जिसके अंदर हम एमपीबीएफ एंड ड्राइंग पावर की कैलकुलेशंस को कवर कर चुके हैं। तो अभी जो हमारा मोटिव है कि जो हम क्या डिस्कशन कर रहे हैं, तो मैं आपको पॉइंट वाइज समझा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अभी जो हमारी ऑनगोइंग डिस्कशन है वो है कि डिफरेंट टाइप ऑफ वर्किंग कैपिटल प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, कि कौन कौन से हम वर्किंग कैपिटल में डिफरेंट डिफरेंट तरह की फैसिलिटीज देते हैं। तो देखिए, मैंने आपको पहले भी ये चीज समझाई है कि जो लेक्चर्स हम बना रहे हैं, ये लेक्चर एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में बना रहे हैं। अगर आप उस सीक्वेंस के थ्रू उसको चलेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी होगी इस पूरे टॉपिक की। अगर आप बीच बीच में लेक्चर सुनेंगे तो आपको कंफ्यूजन हो सकती है या आपकी क्वेरीज आधी अधूरी रह सकती हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट फिर से आपसे यही है कि आप इसको एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में ही सुनिएगा। तो जो हमने अभी ये सीक्वेंस का जैसे मैं आपको पार्ट समझा रहा हूँ कि जो मैंने ये वर्किंग कैपिटल प्रोडक्ट्स के डिफरेंट टाइप्स की डिस्कशन जो स्टार्ट करी है, उसका मैंने बेस कहाँ से बनाया। उसका मैंने बेस बनाया ड्राइंग पावर के फॉर्मूला से। मैंने आप लोगों को बोला कि ड्राइंग पावर के फॉर्मूले में एक क्लोज हमने ऐड करी थी कि जो आउटस्टैंडिंग जो यूजेज है, और आउटस्टैंडिंग मींस जो यूजेज है वर्किंग कैपिटल फैसिलिटीज की, जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंपैक्ट करती है हमारे स्टॉक की, डेटर्स की और क्रेडिटर्स की फिगर्स को, उनको हमने डिडक्ट करना होता है ड्राइंग पावर में से। तो ये चीज हमने पिछले वीडियोस में पूरी डिटेल में डिस्कस करी हुई है। तो आपको अगर आप पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो आप उसको जरूर देखिएगा। तो जो आउटस्टैंडिंग हमने लेस करनी है वर्किंग कैपिटल फैसिलिटीज की, अब उन वर्किंग कैपिटल फैसिलिटीज के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। अभी मतलब डिस्कशन तो हमने ये करना ही था कि कौन कौन से डिफरेंट डिफरेंट वर्किंग कैपिटल प्रोडक्ट होते हैं, बट हमने एक अपना बेस बना लिया, अपना एक सीक्वेंस तैयार कर लिया कि किस सीक्वेंस के थ्रू हम चल रहे हैं। तो जो हमने वर्किंग कैपिटल प्रोडक्ट्स की डिस्कशन करनी है उनमें से मैं सीसी लिमिट आपसे डिस्कस कर चुका हूँ, कैश क्रेडिट लिमिट और ओवरड्राफ्ट लिमिट, कांस्टेंट ओवरड्राफ्ट या ओवरड्राफ्ट लिमिट में आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। ड्रॉप लाइन ओवरड्राफ्ट लिमिट डीओडी लिमिट में आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। और जो लास्ट लेक्चर मैंने रिलीज किया था वर्किंग कैपिटल डिमांड लोन डब्ल्यूसीडीएल, उसके बारे में मैं आपसे डिस्कशन कर चुका हूँ। तो देखिए, अब हम क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए, अब हमने वर्किंग कैपिटल लोन्स देने हैं क्लाइंट्स को। तो वर्किंग कैपिटल में डोमेस्टिक क्लाइंट्स को तो जैसे कैश क्रेडिट लिमिट दे दिया, ओवरड्राफ्ट लिमिट दे दिया, इस तरह से। लेकिन जो क्लाइंट्स इंटरनेशनल ट्रेड में इन्वॉल्व होते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड में अलग ही तरह की फाइनेंसिंग के प्रोडक्ट्स चलते हैं बैंक्स के अंदर। तो यही, आप अगर आप ओडी लिमिट या टर्म लोन्स इस तरह के प्रोडक्ट्स में जाएंगे, ये तो आजकल अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन डिपार्टमेंट भी कर रहा है। तो वर्किंग कैपिटल में आने का क्या मजा है, वर्किंग कैपिटल में आने का मजा फॉरेक्स प्रोडक्ट्स सीखने में ही है कि हम फॉरेन करेंसी में या जो फॉरेन की साथ डीलिंग हो रही है क्लाइंट्स की, उनमें क्या क्या तरह के प्रोडक्ट्स ऑफर कर सकते हैं, किस तरह से एक्सपोर्टर्स को या इंपोर्टर्स को हेल्प कर सकते हैं उनका बिजनेस रन करने के लिए। तो वो प्रोडक्ट्स सीखने बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो मैंने एक्सपीरियंस किया है अपने 5 या 7 साल के करियर में, कि लोगों को इवन ये चीज करते टाइम हो जाता है, लोग क्रेडिट मैनेजर्स फैसिलिटीज भी सैंक्शन कर रहे हैं फॉरेक्स वाली। बट अगर आप उनसे डिटेल में जाकर अगर मीनिंग पूछने बैठ गए कि भाई ये क्या होता है, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ये किस तरह से हेल्प करता है, कैसे कैलकुलेशंस होती हैं और ये क्यों लिया जाता है, तो वो आपको बहुत ही रेयर कोई क्रेडिट मैनेजर होएगा जो आपको इन चीजों को समझा पाएगा। तो मेरा मोटिव यही है कि आपके लिए एक इतना अच्छा बेस तैयार कर दिया जाए ताकि आपको कभी भी इस चीज की में दिक्कत ही ना आए कि हम क्या डिस्कस कर रहे हैं और क्या नहीं। तो हमने जो टॉपिक स्टार्ट करना है वो है फॉरेक्स प्रोडक्ट्स का टॉपिक स्टार्ट करना है, जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व है इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर। तो मैंने उसकी कुछ एग्जांपल्स लिखी है कि इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर कौन कौन से प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व होते हैं। फॉर एग्जाम्पल पैकिंग क्रेडिट फैसिलिटी इन्वॉल्व है। पैकिंग क्रेडिट फैसिलिटी भी दो तरह की आ जाती है, एक प्री शिपमेंट फाइनेंस आ जाता है जिसको एक्सपोर्ट पैकिंग क्रेडिट या पैकिंग क्रेडिट इन फॉरेन करेंसी बोल देते हैं। एक पोस्ट शिपमेंट पैकिंग क्रेडिट फैसिलिटी आ जाती है जिसको हम बोल देते हैं फॉरेन बिल परचेज, फॉरेन बिल डिस्काउंटिंग, फॉरेन बिल नेगोशिएशन। इस तरह के वर्ड्स हम यूज करते हैं उनके लिए। इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेटर ऑफ क्रेडिट प्रोडक्ट आ जाता है हमारे पास। बायर्स क्रेडिट प्रोडक्ट आ जाता है जिसके अंदर मिस्टर नीरव मोदी जी ने अपना लूपहोल को यूज किया था। बायर्स क्रेडिट प्रोडक्ट आ जाता है। फॉरेन करेंसी डिमांड लोन प्रोडक्ट आ जाता है। फॉरेन करेंसी टर्म लोन प्रोडक्ट आ जाता है। और इसके अलावा कुछ अदर प्रोडक्ट्स हैं जैसे फॉरवर्ड कवर आ जाता है, जैसे फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन को कवर करने के लिए। और आपका इंटरेस्ट रेट स्वैप्स का प्रोडक्ट आ जाता है। तो यूजली मैंने जैसे ये फॉरवर्ड कवर और इंटरेस्ट रेट स्वैप्स वाला टॉपिक मेरे माइंड में नहीं था कि कवर करूं मैं आपको अपनी डिस्कशंस के अंदर। तो बट कुछ स्टूडेंट्स ने मेरे को रिक्वेस्ट की कि आप इन चीजों के बारे में समझाइए, हमें इन चीजों के बारे में काफी कंफ्यूजन है, डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स भी बोल देते हैं इनको।
तो इन चीजों को भी हम साथ के साथ कवर कर लेंगे आगे चल के। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि मैं इन चीजों का, जो ये प्रोडक्ट्स हैं आपके पास, इन चीजों का मैं आपका बेस कैसे बनाऊं। एक तो तरीका ये है कि मैं सीधा श्योर शॉट स्टार्ट हो जाऊं कि ये भाई पैकिंग क्रेडिट फैसिलिटी है, ये लेटर क्रेडिट फैसिलिटी है, ये बायर्स क्रेडिट फैसिलिटी है। तो दैट इज नॉट द राइट वे। तो ये एक सही तरीका नहीं है। आपको इन चीजों को, आपको इन लोन्स के बारे में समझाने का। क्यों नहीं तरीका ये सही? क्योंकि आपको अभी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट्स के बारे में ही नहीं पता कि वो बिजनेस होता क्या है, कैसे करते हैं वो बिजनेस, क्या क्या चीजें उसमें इन्वॉल्व होती हैं, क्या क्या टर्म्स उसमें इन्वॉल्व होती हैं, कैसे एक्सपोर्ट का इंपोर्ट का प्रोसीजर होता है, कैसे बायर्स और सप्लायर आपस में टर्म्स ऑफ पेमेंट सेटल करते हैं। तो आपको इन चीजों के बारे में क्लैरिटी नहीं है। तो अगर उन चीजों के बारे में क्लैरिटी नहीं है तो इन चीजों के बारे में सीख के आपको उतना मजा नहीं आएगा, और यही आपके अंदर हमेशा एक डेंट रह जाएगा, आपके अंदर एक कमी रह जाएगी। तो उन चीजों को कवर करने के लिए, तो फर्स्ट मैंने इसके लिए क्या सोचा है कि मैं आपका कैसे बेस बनाऊंगा। सबसे पहले तो मैं 2-3 वीडियोस आपको बनाऊंगा सिंपल एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बारे में समझाने के लिए। तो ये 2-3 वीडियोस डेडिकेटेड होंगे कि आपको सिर्फ एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बारे में समझना है। आपको भूल जाइए कि आप अभी कोई लोन फैसिलिटी के बारे में सीख रहे हैं, आप जस्ट एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बारे में सीख रहे हैं। तो हमने सारा अपना कॉन्सेप्ट एक्सपोर्ट और इंपोर्ट्स के बारे में पहले क्लियर करने हैं अपने इन 2-3 वीडियोस के साथ। तो अब मैं 2-3 वीडियोस के साथ इन कॉन्सेप्ट्स को कवर करवाऊंगा, और उसके बाद जब मेरे को लगेगा कि मैंने आपको सारे बेसिक्स क्लियर करवा दिए हैं, देन मैं आपको स्टार्ट करूंगा ये सारे प्रोडक्ट्स डिस्कस करना कि अलग अलग फाइनेंसिंग फैसिलिटीज हमारे लिए क्या क्या हो सकती हैं। तो आज की हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं कि आज हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। तो हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से एक्सपोर्ट के बेनिफिट्स मिलते हैं एक्सपोर्टर्स को। एक्सपोर्टर्स को जो कौन कौन सी गवर्नमेंट एक्सपोर्ट्स के बेनिफिट देती है। सीएचए क्या होता है, जिसको हम कस्टम हाउस एजेंट बोल देते हैं, कस्टम हाउस एजेंट बोल देते हैं। ये कौन होता है? आईसीडी, इनलैंड कंटेनर डिपो, जिसको हम ड्राई पोर्ट्स बोलते हैं, इनलैंड इनलैंड कंटेनर डिपो। ये क्या चीज होती है, इसके बारे में जानेंगे। शिपिंग बिल क्या होता है? बिल ऑफ लीडिंग। भाई दोस्तों, ये चीज आप ध्यान में रख लीजिए कि ये बिल ऑफ लीडिंग जो है आपके सबसे वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट है। सब कुछ भूल जाइएगा बट बिल ऑफ लीडिंग के बारे में मत भूलिएगा कि बिल ऑफ लीडिंग क्या होता है। बहुत कुछ डिसाइड होता है कि बिल ऑफ लीडिंग के ही हिसाब से एक्सपोर्ट के प्रोडक्ट्स के अंदर। तो साथ के साथ हम डिस्कस करते जाएंगे, साथ साथ में एक्सपोर्ट प्रोसीजर कैसे होता है, कैसे रन करता है। और इन सब के साथ मैं इनको कोई पर्टिकुलर सीक्वेंस में नहीं बताने वाला। जरूरी नहीं है कि मैं किसी सीक्वेंस में समझाऊंगा आपको, बट हाँ, जो मेरी आज की डिस्कशन कवर करेगी, ये इन चीजों को, सब चीजों को कवर करेगी आपके साथ। तो मेरा लेक्चर थोड़ा लंबा भी रह सकता है आज का, तो आपको अपने मेरे लेक्चर के साथ बने रहिए। तो अब मैं आपको समझाना चाहता हूं। अब हम स्टार्ट करते हैं डिस्कशन कि फॉर एग्जांपल कोई पर्सन है मिस्टर ए है पर्सन। उनके दिमाग में आइडिया आया कि मैं एक्सपोर्ट का बिजनेस स्टार्ट करूं। एक्सपोर्ट बिजनेस स्टार्ट करने का उनका आइडिया आया उनको। ठीक है जी। उनको इसमें रेमुनरेशन लगा, उनके जो एडवाइजर्स हैं उन्होंने उसको एडवाइस किया कि आप इस प्रोडक्ट में एक्सपोर्ट कीजिए, और आपको ये मार्केट्स आपके लिए अवेलेबल हैं, तो आपको यहाँ से ये बेनिफिट हो जाएगा, इतना रेवेन्यू मिलेगा। तो इस तरह से उन्होंने डिसाइड किया। उन्होंने अपना प्रोडक्ट डेवलप कर लिया। प्रोडक्ट डेवलप करने के बाद उन्होंने अपनी R&D वगैरह जो भी करने के बाद, अपनी कॉस्टिंग वगैरह जो भी है फाइनल कर ली। अब उनको, देखिए मैं ये प्रोसीजर ही कवर कर रहा हूँ कि कैसे कैसे काम हो रहा है, देखो प्रैक्टिकल लाइफ में। तो जब ये सब कुछ डेवलप हो गया, तो अब उन्होंने अपने क्लाइंट्स को ढूंढना शुरू किया। क्लाइंट्स कौन से? जो फॉरेन कंट्री में रहते हैं, फॉरेन कंट्री वाले क्लाइंट्स को ढूंढना शुरू किया। तो जब ये फॉरेन कंट्री वाले क्लाइंट्स को ढूंढना शुरू करेंगे, तो फॉर एग्जाम्पल, तो फॉरेन कंट्री से इनके पास क्या आएंगी? इंक्वायरीज आएंगी। इंक्वायरीज आएंगी, ये अपनी एडवर्टीजमेंट करेंगे, वहां पे जो एग्जीबिशंस लगते हैं वहां पे अटेंड करेंगे। तो इनके पास फॉरेन जो बायर्स हैं, जो इंपोर्ट करना चाहते हैं अपने इंडिया में से, वो इंक्वायरीज देंगे कि सर हम आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड लग रहे हैं, तो आप हमें अपने प्रोडक्ट के बारे में और बताइए। तो अब जब इंक्वायरीज आती हैं तो इनको क्या करना होता है? सैंपल भेजना होता है, सैंपल सेंड करना होता है अपने प्रोडक्ट का। ठीक है जी। देखिए छोटी छोटी चीजें हैं, सैंपल सेंड करना होता है। अब आप पूछेंगे कि सर सैंपल कैसे सेंड करेंगे हम? सैंपल तो समझ लो कि मेरा गारमेंट्स का बिजनेस है और मैंने अपनी टी शर्ट दिखानी है।
तो मैं टी शर्ट कैसे सेंड करूंगा उनको? टी शर्ट भाई आपके पास दो तीन तरीके हैं सेंड करने के। अब आप देखिए, प्रैक्टिकल समझिए, मैं आपको जो चीजें समझा रहा हूँ ये प्रैक्टिकल चीजें समझा रहा हूँ कि प्रैक्टिकल कैसे होता है। आप अपनी टी शर्ट की अच्छी तरह से पैकिंग करेंगे, अच्छी तरह से पैकिंग करेंगे टी शर्ट की। उस पैकिंग के अंदर आप अपना फर्म का जो ब्रोचर है और जो अपने फर्म का जो विजिटिंग कार्ड है वो डालना मत भूलिएगा, वो आप अपना डालना मत भूलिएगा। देखिए, जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं, कई बार आपके पास इंक्वायरीज नहीं भी आती, तो लोग क्या करते हैं कि फॉरेन का जैसे कोई डाटा निकाल के उनको पता लग गया कि ये बंदा यहाँ से माल खरीदता है अपने इंडिया से, आपको यहाँ कहीं से इंफॉर्मेशन मिल गई कि ये पार्टी है दुबई में या ये पार्टी है अमेरिका में, इसका ये एड्रेस है, तो ये यहाँ से इंडिया से यूजली इंपोर्ट करती है, आपको इस चीज की कहीं से इंफॉर्मेशन लग गई। तो कई लोग अपना बिजनेस, देखिए आपने बिजनेस करना है, उनको वो सीधा सीधा सैंपल भी भेज देते हैं बिना उनके कोई रिक्वेस्ट के, सीधा सैंपल भी भेज देते हैं। तो आप जब भी अपना सैंपल भेजें तो आप उसमें विजिटिंग कार्ड, अपने फॉर्म का ब्रोशर जिसमें प्रोडक्ट की डिटेल्स और पैम्फलेट जो भी आप बोलते हैं उसको डालना मत भूलिएगा, ताकि जब उनको आपका सैंपल का जो कोरियर रिसीव हो तो उनको ये पता रहे कि भाई ये कहाँ से आया। तो हो सकता है कि उनको आपका प्रोडक्ट पसंद आ जाए और आपको वहां से कॉल ही आ जाए कि भाई आप हमें अपना प्रोडक्ट सप्लाई करना शुरू कीजिए। तो देखिए, पैकिंग करके आप अपना कोरियर जो है, अब कोरियर कैसे भेजा जाता है? देखिए, जो ये सैंपल है इसको कोरियर कैसे करते हैं, आपके पास क्या रास्ते हैं कोरियर करने के? जैसे कोरियर की एजेंसीज होती हैं, जैसे हमारे पास लोकल हमने कोरियर करना होता है ना, तो जैसे कोरियर की एजेंसीज होती हैं, ब्लू डार्ट कोरियर है, इस तरह से। तो ऐसे फॉरेन फॉरेन में जब हमने फॉरेन इन्वॉल्व होता है, फॉरेन ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व होती हैं, तो उसमें भी कोरियर की एजेंसी है, जैसे फेडेक्स है, फेडेक्स है, ठीक है, डीएचएल है। तो इस तरह से ये फॉरेन की जो अपना जो फॉरेन को सप्लाई करती है, इस तरह से कोरियर एजेंसीज भी इन्वॉल्व है। अब इनको अप्रोच कैसे किया जाए? अब देखिए, अब आप प्रैक्टिकली समझिए इस चीज को, अगेन मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ प्रैक्टिकली। आपने मान लो फेडेक्स को अप्रोच किया, आपने मान लो फेडेक्स को अप्रोच किया कि भाई साहब, कि मैंने अपना ये टी शर्ट जो है, इस टी शर्ट को मैंने यूएस से पहुंचाना है, इस टी शर्ट को मैंने यूएस से पहुंचाना है, तो आप कृपया मेरी मदद कीजिए, इसको सेंड करने में मदद कीजिए। तो भाई लिटरली फेडेक्स आपको लूट लेगा यहाँ पे। भाई फेडेक्स बहुत बड़ी कंपनी है, आप एक छोटी सी रिक्वेस्ट उसके पास लेके आ रहे हैं, तो भाई आप उसके बहुत ही रिटेल कस्टमर हो गए हैं, तो रिटेल कस्टमर के हिसाब से आपसे वो अच्छे खासे पैसे वसूल करेगा इस चीज को सेंड करने के। तो दूसरा तरीका क्या है खर्चा बचाने का? आप लोकल कोरियर एजेंसी के पास जाइए, आप लोकल कोरियर एजेंसी के पास जाइए। फॉर एग्जाम्पल आप ब्लू डार्ट के पास चले गए, ब्लू डार्ट के पास चले गए, आप उनको बोलिए कि भाई ये कोरियर मैंने यूएस से भेजना है, ये कोरियर मैंने यूएस से भेजना है। तो ब्लू डार्ट वाले भी फेडेक्स के या डीएचएल के थ्रू ही भेजेंगे, बट आप इस चीज को समझिए, कहाँ आपने फेडेक्स के पास एक सैंपल के लिए बुकिंग करनी है, कहाँ जो लोकल कोरियर एजेंसी है जैसे ब्लू डार्ट है, उन्होंने उनके पास थाउजेंड्स ऑफ मटेरियल है जिनको उन्होंने एक्सपोर्ट करना है, तो उनको होलसेल में उनसे लॉट मिला होता है, होलसेल प्राइसिंग चल रही होती है उनकी फेडेक्स वालों के साथ। तो जो होलसेल प्राइसिंग मिली होती है उनको, तो नेचुरली उनको कुछ डिस्काउंटिंग बेनिफिट तो मिलना ही है। अगर उनको डिस्काउंटिंग बेनिफिट मिला तो वो डिस्काउंटिंग बेनिफिट नेचुरली आपको भी पास ऑन होएगा ही होएगा। तो यहाँ पे आपकी कॉस्ट सेविंग हो सकती है। तो ये कोरियर जो है वो बाय एयर जाते हैं, ये भी चीज आप ध्यान में रखिए, ये बाय एयर ही जाते हैं कोरियर्स। तो इससे भी सस्ता जाना है तो हमारे इंडिया का स्पीड पोस्ट करवा दीजिए आप पोस्ट ऑफिस में जाइए, वहां पे स्पीड पोस्ट करा दीजिए, वहां से भी बहुत सारे कोरियर फॉरेन कंट्रीज में जाते हैं, तो ये इनसे भी सस्ता पड़ेगा, इनसे भी सस्ता पड़ेगा। ठीक है जी। तो ये एक तरीके होते हैं अपना सैंपल भेजने के, अपना कोरियर भेजने के। तो ये मैं चीज आपको क्यों समझा रहा हूं, क्योंकि एक ये बिजनेस स्टार्ट करने का तरीका है, आपको ये प्रैक्टिकली समझना चाहिए कि काम कैसे हो रहा है मार्केट के अंदर, कैसे हम मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं, कैसे चीजों को डील कर रहे हैं अपना इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बिजनेस के अंदर। तो फॉर एग्जाम्पल ये चीज आपके तब भी काम आएगी, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ये समझना हो कि भाई जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो एक्सपोर्ट के कुछ डॉक्यूमेंट्स जाने होते हैं फॉरेन कंट्री में, तो वो भी कोरियर होते हैं। तो आपको ये आइडिया लग गया होगा कि कोरियर होता है तो कोरियर कैसे होता है, तो इस चीज को आपको समझना जरूरी है। तो जो भी हम ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट प्रोसीजर डिस्कस कर रहे हैं, कल को जब भी आप क्लाइंट्स की मीटिंग में जाते हैं, क्लाइंट्स की मीटिंग में जाते हैं, तो क्लाइंट से मिलते हैं, उसको लोन की फैसिलिटीज डिस्कस करते हैं, तो अगर आपको ये बेसिक लेवल की अंडरस्टैंडिंग ही नहीं होगी तो आप और कस्टमर सेम पिच पे नहीं होंगे। कस्टमर आपको बिल्कुल बड़ी आसानी से बेवकूफ बना सकता है, आपको आपको समझ भी नहीं आएगा कि वो मेरे को कहाँ पे बेवकूफ बना गया। तो चलो, ये कोरियर वाला पॉइंट हमारा डिस्कस हो गया। अभी हम जो कवर करना चाह रहे हैं, अब हम ये सोच रहे हैं कि जो एक्सपोर्ट बिजनेस है, एक्सपोर्ट बिजनेस में एक्सपोर्टर को गवर्नमेंट अपना क्या क्या बेनिफिट दे रही है, एक्सपोर्ट बिजनेस में गवर्नमेंट हमें क्या क्या बेनिफिट दे रही है, उन चीजों के बारे में हम जानते हैं पहले।
तो सबसे पहले जो हम एक गवर्नमेंट का जो एक्सपोर्ट इंसेंटिव है, जो एक्सपोर्ट बेनिफिट की स्कीम है, वो है मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, जिसको बोलते हैं MEIS। मर्चेंडाइज का क्या मतलब होता है? मर्चेंडाइज मतलब गुड्स। कि अगर आप इंडिया से गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो गवर्नमेंट आपको इस स्कीम के अंदर एक बेनिफिट देती है। देखिए, गवर्नमेंट हमेशा एक्सपोर्ट को प्रमोट करना चाहती है। एक्सपोर्ट को प्रमोट करना क्यों चाहती है? क्योंकि इससे गवर्नमेंट इंडिया के पास फॉरेन करेंसी आती है, इंडिया का विदेश में नाम होता है, इंडिया के फाइनेंशियल डिफिसिट्स कम होते हैं, इंडिया के जो फॉरेन करेंसी लोन्स हैं वो पे ऑफ होते हैं, मतलब बहुत सारे बेनिफिट्स हो जाते हैं इंडिया को। तो एक्सपोर्ट्स हमेशा इंडिया प्रमोट करना चाहती है। जो इंपोर्ट्स हैं गवर्नमेंट उनको रिस्ट्रिक्ट करना चाहती है। ये तो आप भली बात ही जानते हैं, आजकल भी आप काफी न्यूज इसके बारे में सुन रहे होंगे। तो जब आप गुड्स एक्सपोर्ट करते हैं तो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम आती है। अगर आप गुड्स की जगह सर्विसेज का एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो सेम स्कीम का नाम चेंज होता है। सेम स्कीम का नाम चेंज हो जाता है, तो उसको बोलते हैं सर्विस एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम। सर्विस एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम। तो इन दोनों, ये दोनों स्कीम्स एक ही हैं, बस एक गुड्स के लिए यूज होती है, एक सर्विसेज के लिए यूज हो रही है। तो इन स्कीम्स के अंदर हमें क्या क्या बेनिफिट मिल रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से, तो आप इन चीजों को ध्यान से देखिएगा कि क्या क्या बेनिफिट मिल रहे हैं। देखिए, ये जो स्कीम है, जैसे तो जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट या सर्विस एक्सपोर्ट है, ये प्रोडक्ट वाइज डिफरेंशिएट करती है। डिफरेंट परसेंटेज ऑफ हमें बेनिफिट मिलता है डिफरेंट गुड्स के अंदर। ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने 10 लाख रुपए का जो माल है वो एक्सपोर्ट किया, 10 लाख रुपए का माल अगर आपने एक्सपोर्ट किया, फॉर एग्जाम्पल जो आपका प्रोडक्ट है, वो 10% बेनिफिट के लिए एलिजिबल है। 10% बेनिफिट के लिए आपका प्रोडक्ट एलिजिबल है, तो आपका बेनिफिट कितना हो गया यहाँ पे? 1 लाख रुपीज का बेनिफिट हो गया। यहाँ पे 1 लाख रुपीज का यहाँ पे आपको बेनिफिट हो गया गवर्नमेंट की तरफ से। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर ये बेनिफिट हम अवेल कैसे करेंगे और ये कब अवेल करेंगे? तो भाई, इस चीज का ध्यान रखिए कि जब 1 लाख रुपए का आपको ये बेनिफिट हो गया, तो पहले तो आपको जो आपने ये एक्सपोर्ट किया है इसकी पेमेंट रिसीव कर लेनी है। जब आपके पास पेमेंट रिसीव हो गई, आपके माल एक्सपोर्टेड की, आपके पास डॉलर्स आपके पास आ गए, आपके पास पेमेंट रिसीव हो गई, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं इस बेनिफिट के लिए। ओनली देन आप अप्लाई कर सकते हैं इस बेनिफिट के लिए। अप्लाई करना कहाँ करना है? DGFT की वेबसाइट पे। DGFT क्या है? डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, यहाँ की वेबसाइट पे आपको अप्लाई करना है, अपने प्रोडक्ट्स की डिटेल्स देनी है, अपनी एक्सपोर्ट पेमेंट्स का प्रूफ देना है, जो BRC होता है उसके बारे में मैं नेक्स्ट लेक्चर्स में बताऊंगा BRC क्या होता है। तो ये आपको एक्सपोर्ट पेमेंट रिसीव होने के बाद ही एप्लीकेशन फाइल करनी है। आपके गुड्स के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट परसेंटेजेस है आपको बेनिफिट की। तो अगर 10 लाख का एक्सपोर्ट किया, अगर 10% बेनिफिट है तो 1 लाख रुपए का आपको बेनिफिट हो गया। तो अब ये क्वेश्चन आता है कि सर ये बेनिफिट मिलता किस शेप में है? तो ये एक स्क्रिप्ट की शेप में बेनिफिट मिलता है। सर स्क्रिप्ट का क्या मतलब है? स्क्रिप्ट की शेप में कैसे बेनिफिट मिलता है? तो इस चीज को आइए समझते हैं हम, स्क्रिप्ट की शेप में कैसे बेनिफिट मिलता है। तो जैसे आपका 1 लाख रुपए का बेनिफिट था, 1 लाख रुपए का जो बेनिफिट था, गवर्नमेंट आपको ये 1 लाख रुपए कैश नहीं देती। कैश या मतलब बैंक में आपको ये पैसे नगद नहीं देती। वो क्या करती है? वो आपको एक पेपर पे लिख के दे देती है। वो एक पेपर पे आपको लिख के दे देती है कि ये आपकी डिटेल्स हैं, ये आप 1 लाख रुपए के बेनिफिट के लिए एलिजिबल है। ठीक है जी, ये एक स्क्रिप्ट, एक पेपर आपको तैयार करके दे दिया। अब 1 लाख रुपए का क्या बेनिफिट है? कल को अगर आप इंपोर्ट करते हैं, कल को आप इंपोर्ट करते हैं जब, तो इंपोर्ट करते टाइम इंपोर्ट ड्यूटी लगती है। इंपोर्ट करते टाइम इंपोर्ट ड्यूटी लगती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने 20 लाख रुपए का इंपोर्ट किया, 20 लाख रुपए का इंपोर्ट किया और उसके ऊपर 10% ड्यूटी है, 10% इंपोर्ट ड्यूटी है, तो वो ड्यूटी बनती है आपकी 2 लाख रुपए की। 2 लाख रुपए की, क्योंकि 1 लाख रुपए का आपको यहाँ पे एक स्क्रिप्ट मिला हुआ है बेनिफिट का, तो आप ड्यूटी कितना पे करेंगे? 1 लाख रुपए ये कट करके आप जो कैश पेमेंट करेंगे वो 1 लाख रुपए की पेमेंट करेंगे। तो इस तरह से ये 1 लाख रुपए का आपको बेनिफिट होता है। अब आपके दिमाग में नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि सर अगर मैं इंपोर्ट बिजनेस करता ही नहीं, अगर मैं इंपोर्ट बिजनेस करता ही नहीं, तो फिर मैं क्या करूंगा इस पेपर का? मैं फाड़ दूं इस पेपर को? इस पेपर का मेरे को क्या बेनिफिट होएगा? अगर आप भाई साहब, अगर आप इंपोर्ट करते नहीं, तो मजेदार चीज है कि आप इस पेपर को आप सेल कर सकते हैं। इट कैन बी सोल्ड। यही एक सबसे खासियत है इस चीज की। इट कैन बी सोल्ड टू अदर इंपोर्टर्स। आप अदर इंपोर्टर्स को ये चीज बेच सकते हैं। आपको कोई इंपोर्टर जानता है, आप उसको अप्रोच कीजिए, उसको बोलिए कि भाई मेरे पास ये पेपर पड़ा है, ये स्क्रिप्ट पड़ी है 1 लाख रुपए की, आप बताइए कितने में खरीदेंगे?
जो आपका इंपोर्टर है, जो आपका क्लाइंट है बेसिकली, वो आपको बोलेगा कि चलो मैं 96% वैल्यू पे परचेज कर लेता हूँ। देखिए आप तो इंपोर्ट करते नहीं है, तो आपके लिए तो वैसे भी ये पीस ऑफ पेपर ही रह गया था। तो अब आप 1 लाख रुपए का जो पेपर था आपको, अगर वो आपको 96,000 रुपीज देके खुश हो रहा है, 96,000 रुपीज आपको मिल रहे हैं उसके ऊपर, तो आप भी हैप्पी हैं। तो आप भी हैप्पी हैं, आपको भी खुश होना चाहिए कि हाँ भी चलो मैंने इसको इन कैश कर लिया। अब जो इंपोर्टर है उसको ये, उसने 96,000 रुपीज आपको पे किए और उसको बेनिफिट कितने का मिल गया? 1 लाख रुपए का। 1 लाख रुपए का बेनिफिट मिल गया ना उसको। तो जब वो इंपोर्ट करेगा तो यहां से 1 लाख रुपए का बैलेंस डिडक्ट करवा लेगा अपना, और उसको नटशेल में बेनिफिट कितना हो गया? 4,000 रुपए का बेनिफिट हो गया। आपसे 96,000 का खरीद के उसने इंपोर्ट ड्यूटी में 1 लाख रुपए का डिस्काउंट करवा लिया और 4,000 रुपए का उसने बेनिफिट कमा लिया, और आपने 96,000 को इन कैश कर लिया, तो दोनों को बेनिफिट हो गया। तो इस तरह से ये स्क्रिप्ट्स चलती हैं। तो ये चीज समझने में और कहाँ हेल्प करती है आपको? जब भी आप किसी का क्लाइंट का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट चेक करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट चेक कर रहे होंगे, बैलेंस शीट्स चेक कर रहे होंगे, आप क्रेडिट मैनेजर हैं, आप अंडरराइटिंग कर रहे हैं, तो आपको कई बार प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखेगा प्रॉफिट प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एमईआईएस लाइसेंस, एमईआईएस लाइसेंस, या सेल ऑफ एमईआईएस लाइसेंस। इस तरह से ट्रांजैक्शन आपको देखने में मिल सकती है आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में। तो अगर आपको ये ट्रांजैक्शन देखने को मिल गई तो भाई सरप्राइज मत होइएगा, सरप्राइज मत होइएगा। तो ये ट्रांजैक्शन आपकी नेचुरल बिजनेस का पार्ट है। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये जो ट्रांजैक्शन है ये आपकी ऑपरेशनल इनकम है, ये आपकी ऑपरेटिंग इनकम है। ये बिजनेस में जो एक्सपोर्टर्स हैं उनके बिजनेस में होना ये चीज आम बात है। तो ये आपकी ऑपरेटिंग इनकम है, तो इसको हमेशा ऑपरेटिंग इनकम मान के चलिएगा बिजनेस की। तो ठीक, आपको ये चीज समझ में आ गई कि एमईआईएस स्कीम क्या होती है, क्या बेनिफिट दे रही है गवर्नमेंट एक्सपोर्टर्स को एमईआईएस स्कीम के अंदर। तो नेक्स्ट आ जाता है हमारा ड्यूटी ड्रॉबैक। तो भाई ड्यूटी ड्रॉबैक क्या चीज होती है? देखिए जो ड्यूटी ड्रॉबैक होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये इन एडिशन टू एमईआईएस स्कीम है। अगर एमईआईएस के अंदर आपको फॉर एग्जांपल 5% का बेनिफिट मिल रहा है, और ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम के अंदर आपका प्रोडक्ट 2% बेनिफिट के लिए एलिजिबल है, तो आपका टोटल बेनिफिट 5 + 2 7% का आपको बेनिफिट हो जाएगा। तो आपका प्रोडक्ट ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम में एलिजिबल होना चाहिए। इसके अंदर क्या है, सिंपल, इसके अंदर गवर्नमेंट आपको कैश बेनिफिट दे रही है। एमईआईएस के अंदर आपको कैश बेनिफिट नहीं मिल रहा था, ड्यूटी ड्रॉबैक के अंदर आपको कैश बेनिफिट मिल रहा है। अगर आपका प्रोडक्ट 2% स्कीम के अंदर एलिजिबल है, 10 लाख रुपए का आपने एक्सपोर्ट किया, तो 10 लाख का 2% हो गया 20,000 रुपए। तो 20,000 रुपए गवर्नमेंट आपके अकाउंट में डाल देगी। इसमें और एमईआईएस में एक और डिफरेंस है कि एमईआईएस में आपको गवर्नमेंट को सबमिट करना होता है कि मेरे को एक्सपोर्ट की पेमेंट आ चुकी है। इसके अंदर आपको ये सबमिट नहीं करना होता, इसके अंदर आपको बस प्रूफ ऑफ एक्सपोर्ट देना होता है, और एक्सपोर्ट पेमेंट का आपको प्रूफ सबमिट नहीं करना। आपको ड्यूटी ड्रॉबैक आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। बट इसमें आप गवर्नमेंट को बेवकूफ मत बनाना। आप ये मत सोचना कि मैं उनको कुछ कोई और प्रोडक्ट का नाम देके अलग से या ड्यूटी ड्रॉबैक एक्सेस क्लेम कर लूंगा, या कल को मैं फेक एक्सपोर्ट्स दिखा के बाद में एक्सपोर्ट्स की पेमेंट लूंगा ही नहीं। तो इस तरह से आप गवर्नमेंट को बेवकूफ मत बनाइएगा। कल को आपको गवर्नमेंट ने अगर इंस्पेक्शन कर ली तो बहुत हैवी पेनल्टीज पड़ेंगी आपको। और हाँ, एक चीज का ध्यान रखिए, अगर आपको एक्सपोर्ट की पेमेंट रिसीव नहीं होती है तो आपको ये ड्यूटी ड्रॉबैक 18% ब्याज के साथ गवर्नमेंट को वापस करनी पड़ेगी। 18% ब्याज के साथ वापस करनी पड़ेगी। अब आप पूछेंगे कि ये एक्सपोर्ट पेमेंट्स कितने टाइम में आने चाहिए? तो भाई ये गवर्नमेंट बोलती है कि जब से आपने एक्सपोर्ट किया तो तब से 9 मंथ्स के अंदर अंदर आपको एक्सपोर्ट्स की प्रोसीड पेमेंट्स आ जानी चाहिए। अगर वैसे कोविड की वजह से ये 9 मंथ्स का टाइम हमने एक्सटेंड करके गवर्नमेंट ने कितना कर दिया है, 15 मंथ्स का कर दिया है। तो गवर्नमेंट कहती है कि 9 मंथ्स के अंदर आपको पेमेंट आ जानी चाहिए। पर आजकल जो कोविड की वजह से पेमेंट सब जगह डिले है, तो गवर्नमेंट ने इसका टाइम 15 मंथ्स किया हुआ है। तो इसमें आजकल झोल क्या चल रहा है, देखो ड्यूटी ड्रॉबैक में झोल क्या चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल आपका जो प्रोडक्ट है, वो आपका प्रोडक्ट है पेन ड्राइव। पेन ड्राइव आपका प्रोडक्ट है जिसके ऊपर फॉर एग्जाम्पल 10% बेनिफिट है। ठीक है। एक जो क्लासिफिकेशन होती है, एक होती है यूएसबी ड्राइव फॉर एग्जाम्पल। ये मैं जस्ट एग्जाम्पल ले रहा हूँ, हाइपोथेटिकल, ये कोई सच्चाई नहीं है, जस्ट एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। यूएसबी ड्राइव है, उसके ऊपर 0% बेनिफिट है, उसके ऊपर फॉर एग्जाम्पल 0% बेनिफिट है। तो आपने जब एक्सपोर्ट किया, जब आपने एक्सपोर्ट किया तो आपने अपने प्रोडक्ट को यूएसबी की जगह पेन ड्राइव के अंदर क्लासिफाई कर दिया, पेन ड्राइव के अंदर क्लासिफाई कर दिया 10% बेनिफिट लेने के लिए। तो इस तरह से झोल चलता है एक्सपोर्ट्स के अंदर। लोग गड़बड़ी करते हैं ये ड्यूटी ड्रॉबैक्स क्लेम करने के लिए। और क्या झोल चलता है? ओवर इनवॉइसिंग का, ओवर इनवॉइसिंग का झोल चलता है। ओवर इनवॉइसिंग का झोल कैसे जी? आपकी चीज जो 10 लाख, जो एक्सपोर्ट की वैल्यू आपकी 10 लाख रुपए है,
जो एक्सपोर्ट की वैल्यू 10 लाख रुपए, देखिए इसके ऊपर आपको बेनिफिट मिल रहा है ना 2%, 20,000 पे। तो आप क्या कर रहे हैं, ओवर इनवॉइसिंग कर रहे हैं। आप सेम 10 लाख रुपए की चीज को अपना जो इनवॉइस काट रहे हैं वो 50 लाख रुपए का इनवॉइस काट रहे हैं, 50 लाख रुपए का इनवॉइस काट रहे हैं, और उसके ऊपर 2% बेनिफिट अवेल कर रहे हैं, जो कि हायर अमाउंट आपकी निकल के आएगी। इस तरह के सर्कमस्टांसेस, इस तरह की चीजें भी मार्केट के अंदर बहुत चल रही हैं, गवर्नमेंट को पागल बनाने के लिए, गवर्नमेंट को बनाने के लिए। तो इन चीजों का आगे चल के बड़ा नुकसान होता है जब आपके फैक्ट्री में इंस्पेक्शन होती है। तो ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम आपको समझ में आ गई। तो इसके अलावा और क्या स्कीम होती है, इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम। देखिए अगर आप एमएसएमई हैं, एमएसएमई की डेफिनेशन है उद्यम रजिस्ट्रेशन आपको मिला हुआ है, तो अगर आप एमएसएमई हैं, तो अगर आप पैकिंग क्रेडिट फैसिलिटी, जिसके बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि पैकिंग क्रेडिट एक टाइप ऑफ लोन है, जिसके बारे में हम 2-3 वीडियोस के बाद आगे चल के डिस्कस करने वाले हैं। तो पैकिंग क्रेडिट फैसिलिटीज आईएनआर में, इंडियन रुपीज में आप अवेल कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट आपको 3 से 5% का आरओआई का बेनिफिट देगी। फॉर एग्जांपल आपको 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बैंक ने आपको वो फैसिलिटी दी है, तो इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम के अंदर आपको फॉर एग्जांपल आपके प्रोडक्ट पे ऊपर 3% डिस्काउंट है, तो वही जो आपको जो आरओआई है वो 9% की जगह कितना पड़ेगा, 6% का आरओआई पड़ेगा। तो ये बेनिफिट गवर्नमेंट आपको देती है। उसके बाद एक स्कीम आती है एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम। एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम, जिसको हम ईपीसीजी स्कीम बोल देते हैं। तो भाई इसके अंदर क्या था, ये स्कीम क्यों बनाई गई, गवर्नमेंट ने लोगों को बोला कि आप एक्सपोर्ट कीजिए, आप एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा दीजिए, आप अपने एक्सपोर्ट्स कीजिए, आप अपने प्रोडक्ट, आप गवर्नमेंट कह रही है कि भाई चाइना अमेरिका को इतना सप्लाई क्यों कर रहा है, या कोई रशिया जो है या कोई और कंट्री है वो अमेरिका को इतनी अच्छी सप्लाई क्यों कर रही है। तो उन्होंने मैन्युफैक्चरर से आके पूछा कि भाई क्या डिफरेंस है, हम वो प्रोडक्ट उस क्वालिटी का क्यों नहीं बना पा रहे जो दूसरी कंट्रीज बना पा रही। तो हमारे मैन्युफैक्चरर्स ने बोला कि भाई जो दूसरी कंट्रीज हैं उनके पास इतनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मशीन्स हैं, इतनी अच्छी उनके पास मशीनरी लगी हुई है कि वो बहुत हाई क्वालिटी और बहुत कॉस्ट इफेक्टिव मटेरियल प्रोड्यूस करते हैं, तो उसकी वजह से वो एक्सपोर्ट्स कर पा रहे हैं अपने। तो गवर्नमेंट कह रहे हैं कि आप वो मशीन्स क्यों नहीं लेके आ पा रहे, तो वो आप उनको बता रहे हैं कि सर हमारे पास वो मशीन हम लेके आएंगे तो इतना तो महंगी वो मशीन है, 1-2 करोड़ रुपए की मशीन है, उसके ऊपर 20-25% की इंपोर्ट ड्यूटी पड़ रही है, तो उतना तो हमको इतनी ज्यादा महंगी पड़ रही है मशीन। तो गवर्नमेंट कह रही है कि आपको इंपोर्ट ड्यूटी के ऊपर तकलीफ है, तो इंपोर्ट ड्यूटी का मैं बेनिफिट आपको देती हूँ। गवर्नमेंट कह रही है कि आप मशीन इंपोर्ट कीजिए, आप मशीन इंपोर्ट कीजिए, मशीनरीज को क्या बोलते हैं हम, कैपिटल गुड्स बोल देते हैं। आप मशीनरी खुले दिल से इंपोर्ट कीजिए, अगर आप उस मशीन की हेल्प से अगर आप एक्सपोर्ट्स करेंगे तो मैं आपको इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगाऊंगी। तो उसके ऊपर गवर्नमेंट कैसे बोलती है आपको, गवर्नमेंट बोलती है फर्स्ट वे है आपके पास, गवर्नमेंट बोलती है कि आपने मशीन इंपोर्ट करी, फॉर एग्जांपल 1 करोड़ की मशीन इंपोर्ट करी, तो गवर्नमेंट कहती है इसके ऊपर 20% जो इंपोर्ट ड्यूटी है 20 लाख रुपए, मैं वो आपसे नहीं लूंगी, मैं वो आपसे इंपोर्ट ड्यूटी रिसीव नहीं करूंगी। तो अगर मैंने वो इंपोर्ट ड्यूटी आपसे रिसीव नहीं करी, तो आपको क्या करना है, इस इंपोर्ट ड्यूटी का 20 लाख रुपए का 6 टाइम्स कितना होता है, 1 करोड़ 20 लाख रुपए, इतना एक्सपोर्ट आपको नेक्स्ट 6 ईयर्स में करके देना है। समझे आप, 6 टाइम्स ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी इन 6 ईयर्स, आपको इंपोर्ट का एक्सपोर्ट का प्रूफ देना है मुझे, तो आपकी ये ड्यूटी आपको माफ रहेगी। तो गवर्नमेंट आपको क्या बोलती है कि मैं आपको, आप ड्यूटी मत पे कीजिए मशीनरी इंपोर्ट के ऊपर, बट जितनी आपने ड्यूटी माफ करवाई है उसका 6 गुना 6 साल में आपको एक्सपोर्ट वैल्यू प्रेजेंट करनी पड़ेगी, तो आपको ये ड्यूटी माफ रहेगी। अगर इन केस अगर आप 6 साल में ये एक्सपोर्ट वैल्यू गवर्नमेंट को नहीं प्रूव कर पाते, तो आपको ये इंपोर्ट ड्यूटी गवर्नमेंट को विद हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट वापस करनी पड़ेगी, और बहुत अच्छी खासी अमाउंट ये बन जाएगी। तो दूसरा तरीका क्या है इसके अंदर, दूसरा तरीका क्या है कि मैं गवर्नमेंट को कहता हूं कि सर मेरे को ये नहीं श्योरिटी है कि मैं 1 करोड़ 20 लाख का एक्सपोर्ट कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, और कल को आप ड्यूटी में आपको पे ना करूं, मैं एक्सपोर्ट भी पूरा ना कर पाऊं, और आप मुझसे जो ड्यूटी की वापसी मांगो और हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ मांगो। तो गवर्नमेंट कहती है हम आपको एक और भी बेनिफिट दे देते हैं, चलो आप क्या करो कि 20 लाख रुपए हमें दे दो, 20 लाख रुपए की आप हमें ड्यूटी अपफ्रंट पे कर दो। जब आप एक्सपोर्ट, जैसे जैसे आप एक्सपोर्ट करते जाओगे विद इन दैट टाइम फ्रेम ऑफ 6 ईयर्स, जैसे जैसे आप एक्सपोर्ट्स करते जाओगे उसी उसी तरह से आप हमें अप्लाई करते जाना ऑनलाइन कि हमने ये एक्सपोर्ट कर दिया, ये एक्सपोर्ट कर दिया, ये एक्सपोर्ट कर दिया, तो जो आपकी ड्यूटी है हम प्रोपोर्शनली वापस करते जाएंगे आपको। समझ गए आप, तो ये दो तरीके हैं इस चीज को अवेल करने के। उसके बाद क्या आती है,
ड्यूटी एग्जम्पशन एंड रिमिशन स्कीम, ये बड़ी सिंपल स्कीम है। इसके अंदर गवर्नमेंट बोलती है, ये तो था कैपिटल गुड्स का। अब कैपिटल गुड्स की जगह अगर मैं बोल दूं कि सिंपल आपने कोई गुड्स इंपोर्ट करनी है, ठीक है, नॉर्मल गुड्स इंपोर्ट करनी है, तो फॉर एग्जांपल अगर आपको फॉरेन कंट्री में कोई कंप्यूटर सप्लाई करना है, तो कंप्यूटर बनाने के लिए कोई आपको इनपुट चाइना से मंगाना है, कोई मटेरियल, मान लो कीबोर्ड चाइना से मंगाना है, तो जो इंपोर्ट्स आप कर रहे हैं फॉर द पर्पज ऑफ एक्सपोर्ट, तो उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी गवर्नमेंट नहीं लगाएगी। तो इस तरह के जो एक्सपोर्ट्स के बेनिफिट है गवर्नमेंट अपने एक्सपोर्टर्स को देती है। तो डिफरेंट डिफरेंट तरह के बेनिफिट्स आप अपने अकॉर्डिंगली अवेल कर सकते हैं। गवर्नमेंट एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देना चाहती है, जितना हो सके एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना चाहती है। तो नेक्स्ट अप हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, नेक्स्ट अप हम डिस्कस कर रहे हैं कि भाई कस्टम हाउस एजेंट क्या होता है। कस्टम हाउस एजेंट क्या होता है, उसका क्या रोल होता है। देखिए कोई एक्सपोर्टर है, देखिए कोई एक्सपोर्टर है, ठीक है, आप नए एक्सपोर्टर हैं, न्यू एक्सपोर्टर हैं, या कोई भी एग्जिस्टिंग एक्सपोर्टर्स भी हैं, फॉर एग्जांपल कोई एक्सपोर्टर है, वो अपने माल को एक्सपोर्ट करना चाहता है। ये एक्सपोर्टर है इंडिया में, ये एक्सपोर्टर है इंडिया में, ये है फॉर एग्जांपल अमेरिका, ये है फॉर एग्जांपल अमेरिका, ये यहाँ पे ये बाउंड्री है, ये बाउंड्री क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये रिप्रेजेंट कर रही है पोर्ट, पोर्ट जहाँ पे शिप है, जहाँ पे शिप लगी हुई है। तो ये इंडियन एक्सपोर्टर की फैक्ट्री है, ये इंडियन एक्सपोर्टर की फैक्ट्री है। यहाँ पे उसने सारा माल प्रोडक्ट किया, प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर किया, मैन्युफैक्चर करके ये प्रोडक्ट को लेके गया पोर्ट तक, पोर्ट तक लेके गया, तो यहाँ पे इसकी कस्टम क्लियरेंस करवानी है, कस्टम क्लियरेंस करवानी है, जो कि काफी टेक्निकल काम होता है कस्टम क्लियरेंस करवाना, ठीक है। तो कस्टम क्लियरेंस करवानी है, तो कस्टम क्लियरेंस करवाना हर एक के बस की बात नहीं होती, बहुत तरह के आप एरर कर सकते हैं, गलतियां कर सकते हैं इसके अंदर। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन टाइप बनवा दी। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन वो वर्ड बोलना थोड़ा गलत होएगा, मैं इस वर्ड को यूज करता हूँ कि काइंड ऑफ लीगल एडवाइजर्स बनवा दिए, लीगल एडवाइजर अपॉइंट कर दिए, या जिसको हम बोल सकते हैं कि अपना एक लाइसेंस, लाइसेंस दे दिया कुछ लोगों को कि आप कस्टम हाउस एजेंट का काम कर सकते हैं। तो वो उसके लिए एक एग्जाम पास करना पड़ता है, एग्जाम पास करना पड़ता है, तो एग्जाम पास करने के बाद ही आपको ये लाइसेंस दिया जाता है, ठीक है। तो जब अगर आपको ये लाइसेंस मिल गया, तो आप ऑफिशियल कस्टम हाउस एजेंट हैं, तो आप कस्टम हाउस एजेंट बन गए, तो आप जो हैं क्लाइंट्स की कस्टम क्लियरेंस के ऊपर, कस्टम क्लियरेंस करवाने में मदद कर सकते हैं, और आप उसके अकॉर्डिंग अपनी फीस उनसे चार्ज कर सकते हैं, ठीक है, अपने कस्टमर से चार्ज कर सकते हैं फीस। तो ये तो था कि जो उनका बाय बुक मीनिंग है कि कस्टम हाउस एजेंट्स क्या होते हैं। तो आजकल प्रैक्टिकल सिनेरियो में क्या चल रहा है कि जो कस्टम हाउस एजेंट्स हैं, वो साथ में आपको और फैसिलिटीज भी दे रहे हैं, सिर्फ कस्टम क्लियरेंस के अलावा वो आपको लॉजिस्टिक्स की सर्विसेज भी दे रहे हैं, लॉजिस्टिक्स की सर्विसेज भी दे रहे हैं, फ्रेट फॉरवर्डिंग की सर्विसेज भी दे रहे हैं। वो आपको डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन फाइलिंग, डॉक्यूमेंटेशन फाइलिंग, वेरियस डॉक्यूमेंटेशन फाइल होते हैं, शिपिंग बिल्स, बहुत तरह के डॉक्यूमेंटेशन इन्वॉल्व है। डॉक्यूमेंटेशन फाइलिंग में आपको हेल्प कर रहे हैं। कंटेनर, कंटेनर बुकिंग, जब आप शिप में अपना माल चढ़ाएंगे तो वहां पे आपको कंटेनर भी बुक करना पड़ेगा, कंटेनर बुकिंग। तो ये एंसिलरी सर्विसेज, एंसिलरी सर्विसेज, ये सारी कस्टम हाउस एजेंट्स आपको बना के आजकल पूरे पैक में दे रहे हैं। सिर्फ कस्टम क्लियरेंस करवाना एक पास्ट की चीज रह गई है कस्टम हाउस एजेंट के लिए, वो आपको सारी की सारी एंसिलरी सर्विसेज भी हाथ के हाथ प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आजकल प्रैक्टिकली क्या हो रहा है कि आपके जो एरिया में अच्छी खासी कोई ट्रांसपोर्ट या लॉजिस्टिक कंपनी है, लॉजिस्टिक कंपनी है, आपको कोई कस्टम हाउस एजेंट स्पेशली ढूंढने की जरूरत नहीं है। आप उनको अप्रोच कीजिए, आप उनको अप्रोच कीजिए, आप उनको बताइए कि मैंने ऐसे मटेरियल एक्सपोर्ट करना है और मेरे को सारी सर्विसेज चाहिए। तो जब आप उनसे ये अप्रोच करेंगे तो आप पाएंगे कि वो सारी की सारी सर्विसेज आपको सेम प्लेस पे प्रोवाइड करने के लिए तैयार है। या तो उनके पास खुद के पास लाइसेंस होएगा, या तो उनके पास खुद के पास लाइसेंस होगा कस्टम हाउस एजेंट का, या उनके आगे टर्म्स या उनकी सेटिंग होगी कस्टम हाउस एजेंट के साथ आगे की आगे, तो वो आपको बैठे बिठाए सारा काम करा के देंगे। तो वो क्या क्या सर्विसेज आपको दे सकते हैं, जहां पे फॉर एग्जांपल आपके गुड्स बन के तैयार हो गए, आपकी फैक्ट्री है, फैक्ट्री के अंदर आपके गुड्स बन के तैयार हो गए, तो वो क्या करेंगे, वो ट्रक भेज देंगे, ट्रक भेज देंगे, ट्रक भेज देंगे, तो ट्रक से आपके गुड्स को लोडिंग कर लेंगे, लोडिंग कर लेंगे।
लोडिंग करने के बाद उसको लॉजिस्टिक्स ट्रांसपोर्ट करेंगे पोर्ट के ऊपर उसकी अनलोडिंग करवाएंगे, उसकी सारी कस्टम क्लियरेंस का प्रोसेस करवाएंगे, सारी कस्टम क्लियरेंस का, डॉक्यूमेंटेशन का, जो भी चीजें होती हैं वो सारी आपको करवा के देंगे। उसके बाद शिप के ऊपर उसकी आपकी लोडिंग करवा के देंगे, शिप के ऊपर आपकी लोडिंग करवा के देंगे। तो ऑफ कोर्स तो वो जाके आगे सी से ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। अगर आपको आगे की सर्विसेज भी करवानी है, कि अगर आपके बायर जो अमेरिका में आपका बायर बैठा है, अगर उसके साथ आपके टर्म्स है कि आपने उसके फैक्ट्री तक माल पहुंचाना है या उसके पोर्ट के भी क्लियरेंस करा के देनी है, तो वो सर्विसेज भी ये आपको आगे की आगे प्रोवाइड कर सकते हैं। ऑफ कोर्स जितनी आप सर्विसेज उनसे बढ़ाते जाएंगे, जितनी सर्विसेज लेते जाएंगे, उतने उनके चार्जेस बढ़ते जाएंगे, उतने उनके चार्जेस बढ़ते जाएंगे। हर एक फाइलिंग का, हर एक डॉक्यूमेंटेशन फाइलिंग का, हर एक तरह की सर्विसेज का, तो वो आपसे बढ़ा चढ़ा के चार्जेस लेंगे जितना आप उनसे सर्विसेज को हायर करते जाएंगे। तो एक कस्टम हाउस जो एजेंट है बेसिकली वो आपके लिए एक बहुत बड़ा हेल्पफुल का रिसोर्स हो जाता है। क्योंकि देखिए, आपको इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कस्टम हाउस एजेंट होते हैं तो वो इस तरह से आपको हेल्प करते हैं, तो उनका मार्केट में ये प्लेस होता है और ये सारी चीजें आपको वो करवा के देते हैं। तो इस तरह से आपको इन चीजों के बारे में क्लैरिटी 100% के 100% होनी चाहिए कस्टम हाउस एजेंट्स के बारे में। तो इनके बारे में और भी कुछ चीजें होती हैं कस्टम हाउस एजेंट के बारे में, तो वो अभी के अभी आपको समझाना ठीक नहीं होगा, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो वैसे वैसे हम उन चीजों के बारे में और क्लैरिटी लेते जाएंगे। पर हाँ, एक चीज मैं आपको बता देता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपको कोई प्रोडक्ट है आपका जो किसी एक्सपोर्ट स्कीम के अंदर एलिजिबल है, MEIS या SEIS किसी भी स्पोर्ट स्कीम के अंदर अवेलेबल है, तो आप अपने कस्टम हाउस एजेंट को, CHA को जरूर इंटीमेट कीजिए कि भाई मेरा जो प्रोडक्ट है इस गवर्नमेंट बेनिफिट के अंदर एलिजिबल है। उससे फर्क क्या पड़ेगा कि जब भी वो आपका कोई शिपिंग बिल फाइल कर रहा होगा, तो आपका प्रोडक्ट की क्लासिफिकेशन या उसके अंदर जब भी गवर्नमेंट के ऑनलाइन फॉर्म्स में कहीं पे भी लिखा आता है कि कौन से बेनिफिट के अंदर आपको प्रोडक्ट एलिजिबल है, तो वहां पे उस ऑप्शन को सिलेक्ट करके चलेगा, तो कल को कोई गड़बड़ी ना हो जाए। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो इन चीजों को आप क्लियर करके चलिए। तो ये कस्टम हाउस एजेंट होता है या उसका रोल होता है। तो ये कस्टम हाउस एजेंट के बारे में कोई कंबरसम करने की अपने आप को जरूरत नहीं है, ये कोई आम इंसान ही है। जो लॉजिस्टिक्स कंपनीज हैं, अच्छी लॉजिस्टिक्स कंपनी आपके एरिया में, उनको उनके साथ कॉन्टेक्ट कीजिए, वही कस्टम हाउस एजेंट का काम करा के देते हैं आपको। तो इसके अंदर कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको कोई ढूंढना पड़े, गूगल सर्च करना पड़े कि भाई कस्टम हाउस एजेंट कौन है। समझ गए आप? तो इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कस्टम हाउस एजेंट के बाद, हम डिस्कस करते हैं अपना कि ड्राई पोर्ट और सी पोर्ट क्या होता है। ड्राई पोर्ट और सी पोर्ट क्या होता है? ड्राई पोर्ट और सी पोर्ट के बारे में समझेंगे हम। देखिए, जब आपने एक्सपोर्ट करना है जब आपने एक्सपोर्ट करना है जब आपने एक्सपोर्ट करना है तो आपने सैंपल वाला काम कर लिया, आपने अपना प्रोडक्ट की स्कीम डेवलप कर ली, आपने CHA को हायर कर लिया अपना काम करवाने के लिए। अब आपको एक चीज समझनी जरूरी है कि पोर्ट्स, देखिए, आप मान लो लुधियाना में बैठे हैं, और जो नेक्स्ट आपका पोर्ट है, वो जो नियर अबाउट पोर्ट है वो मुद्रा पोर्ट है। गुजरात के अंदर। ठीक है जी, मुद्रा पोर्ट है गुजरात के अंदर, जहां से आपको माल शिप करना है, जहां पे शिप खड़ी है, जहां से आपको एक्सपोर्ट करना है। जो ये मुद्रा पोर्ट है ये सी के पास है, नियर टू सी। ठीक है, तो क्योंकि समंदर पास में है तो इसको क्या बोल देते हैं? सी पोर्ट बोल देते हैं। इसको क्या बोल देते हैं? सी पोर्ट बोल देते हैं। अब आपके पास फर्स्ट ऑप्शन क्या है कि आप अपना माल तैयार कीजिए, फैक्ट्री में तैयार कीजिए माल, CHA को हायर कीजिए और अपना माल ट्रांसपोर्ट कर दीजिए मुद्रा पोर्ट तक, गुजरात तक। लुधियाना से गुजरात कितने हजार किलोमीटर बन जाएंगे? ठीक है, वहां पर तक ट्रांसपोर्ट कीजिए, वहां पे कस्टम क्लियरेंस करवाइए, और अपना माल एक्सपोर्ट कर दीजिए, ठीक है। एक तो ये तरीका हो गया काम करने का। ये तरीका थोड़ा सा महंगा तरीका है। अब महंगा कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ। अब गवर्नमेंट ने, क्योंकि पोर्ट्स तो सप्लाई तो ऑल ओवर इंडिया से जाती है, तो जो ये पोर्ट्स होते हैं वो तो डिस्टेंट लोकेशन पे, अलग अलग जगह पे लोकेटेड होते हैं। तो यहाँ पे
कौन बंदा बार बार पहुंचेगा इतनी दूर वाली लोकेशन पे। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि गवर्नमेंट ने बोले कि पोर्ट क्या होता है, पोर्ट एक जगह है जहां पे आप कस्टम क्लियरेंस करवा रहे हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट कहती है कि आपको कस्टम क्लियरेंस ही करवानी है ना, कस्टम क्लियरेंस करवानी है तो कस्टम क्लियरेंस करवानी है मतलब माल हमारे हवाले करना है, ठीक है, माल कस्टम के हवाले करना है, तो कस्टम क्लियरेंस ही करवानी है ना। तो गवर्नमेंट कहते हैं कि मैं जो ये पोर्ट हैं, मैं आपके शहर के आसपास ही पोर्ट्स बना देते हूँ जहां पे समुंदर नहीं भी है, तो तब भी फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने कह दिया कि हम अहमदाबाद में बना देते हैं पोर्ट, ठीक है, एक दिल्ली में बना देते हैं पोर्ट, एक लुधियाना में बना देते हैं पोर्ट, लुधियाना में बना देते हैं पोर्ट, ऐसे ही कंट्री में और भी जगह पे है, तो लुधियाना में बना देते हैं पोर्ट, ठीक है। आप बोलेंगे कि सर पोर्ट कैसे बन जाएगा, यहाँ तो समुंदर है ही नहीं, तो इसी वजह से तो इनको क्या बोलते हैं, ड्राई पोर्ट बोलते हैं, क्योंकि समुंदर नहीं है यहाँ पे, ड्राई पोर्ट बोल देते हैं। और इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं आईसीडी, आईसीडी इनलैंड कंटेनर डिपो, इनलैंड कंटेनर डिपो, आईसीडी बोल देते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, तो भाई इसके अंदर कंफ्यूज मत होइएगा, ये एक पोर्ट ही है, दिस इज पोर्ट ओनली। यहाँ पे आप सारी अपनी कस्टम क्लियरेंस करवा सकते हैं, यहाँ पे आप अपनी सारी कस्टम क्लियरेंस करवा सकते हैं। यहाँ पे आपके जो गुड्स हैं वो कंटेनर के अंदर उनकी स्टफिंग भी हो जाएगी, सारी फॉर्मेलिटीज यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगी, सारी फॉर्मेलिटीज यहीं पे कंप्लीट हो जाएंगी। और उसके बाद आपका माल यहाँ से आईसीडी से, जो ड्राई पोर्ट है लुधियाना का, तो वहां से मुद्रा पोर्ट चला जाएगा या मुंबई पोर्ट चला जाएगा, जहां पे भी, वहां से वो एक्सपोर्ट हो जाएगा। तो इसका सस्ता कैसे पड़ता है सर, यहाँ से सस्ता देखिए ऐसे पड़ेगा, आप लुधियाना से मुद्रा पोर्ट माल कैसे भेजोगे, बाय ट्रक ही भेजोगे ना। तो आप सोच लीजिए कि ट्रक आपसे इतने 1000 किलोमीटर का कितना किराया वसूल करेगा। तो अगर आपके पास आईसीडी है, लुधियाना से आप आईसीडी तक जो माल भेजोगे वो ट्रक में भेजोगे, तो विद इन लुधियाना ही है, तो आपको सस्ता पड़ेगा, ठीक है। तो जब आईसीडी से ड्राई पोर्ट से सी पोर्ट तक जो गवर्नमेंट माल ट्रांसफर करती है, वो कैसे करती है, रेल बाय रेल ट्रांसफर करती है। तो ऑफ कोर्स अगर ट्रक लुधियाना से गुजरात जा रहा है और एक ट्रेन लुधियाना से गुजरात जा रही है, तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि किसका किराया सस्ता होएगा, किसका किराया सस्ता होएगा। तो ये इनलैंड कंटेनर डिपो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है कि एक तो आपको लोकल बैठे बैठे आपकी क्लियरेंस हो रही है सारी, कोई ऑब्जेक्शन लग रहा है तो आप लोकल बैठे बैठे क्लियर करवा सकते हैं वहां पे, या लुधियाना से चलो आप फॉर एग्जाम्पल 100 किलोमीटर दूर भी बैठे हैं तब भी आपको नजदीक है रेदर देन इतनी दूर पोर्ट तक जाने के। तो ये एक बेनिफिट, बहुत अच्छा बेनिफिट है जो अपना आईसीडी से हमको मिलता है, ठीक है। करेक्ट हो गया आपको। तो अभी हमने नेक्स्ट कंसेप्ट क्या समझना है, नेक्स्ट कंसेप्ट क्या समझना है, हमने नेक्स्ट कंसेप्ट समझना है शिपिंग बिल का, नेक्स्ट कंसेप्ट समझना है शिपिंग बिल का। शिपिंग बिल देखिए, शिपिंग बिल देखिए, शिपिंग बिल क्या होता है। ये शिपिंग बिल पहले तो ये समझ लीजिए, आपके बिहाफ पे आपका सीएचए फाइल कर देता है, आपके बिहाफ पे आपका सीएचए फाइल करता है, और शिपिंग बिल के अंदर गुड्स की डिटेल्स आती हैं कि क्या क्या गुड्स हैं हम जो एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं। तो वो गुड्स की डिटेल्स सीएचए कहाँ से उठाएगा, वो आपके इनवॉइस से उठाएगा, जो आपका गुड्स का इनवॉइस है ना, जो बिल बनाया अपने गुड्स का, एक गुड्स की आपने पैकिंग लिस्ट बनाई होगी, पैकिंग लिस्ट बनाई होगी गुड्स की कि भाई हमने क्या क्या पैक कर रहे हैं, क्या क्या पैक कर रहे हैं, क्या प्रोडक्ट है, क्या उनका वेट है, क्या डायमेंशन, जो भी मतलब पैकिंग, जो भी पैकिंग लिस्ट है, वो आपकी गुड्स की जो बनी होगी वो आपकी वो फाइल करेगा। अब वो उससे वो इंफॉर्मेशन उठाएगा, उसमें आपके जो बायर है फॉरेन कंट्री का, उसकी डिटेल होगी, एड्रेस होएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा सारी चीजें होंगी। तो इस तरह से, तो ये होता क्या है शिपिंग बिल, देखिए आप एक चीज को समझिए कि जब आपने पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना है, जब आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आप क्या करते हैं, आप ऑनलाइन एप्लीकेशन लगाते हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइल करते हैं। जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइल करते हैं, आप उनको बताते हैं कि मैं पासपोर्ट लेना चाहता हूं, तो आपकी एक अपॉइंटमेंट बुक हो जाती है, अपॉइंटमेंट बुक हो जाती है।
किसके पास? पासपोर्ट ऑफिस के पास। पासपोर्ट ऑफिस के पास अपॉइंटमेंट बुक हो जाती है, तो उस अपॉइंटमेंट डेट को आप जाते हैं और वहां पे अपना पासपोर्ट की जो सारी फॉर्मेलिटीज हैं, वो कंप्लीट करवाते हैं। जो वो सारी फॉर्मेलिटीज जो है आप कंप्लीट करवाते हैं, यही होता है। जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन लगाते हैं तो क्या कर रहे हैं आप गवर्नमेंट को इंटीमेट कर रहे हैं। इंटीमेट क्या कर रहे हैं? यूर इंटेंट, आपकी इंटेंट इंटीमेट कर रहे हैं कि मैं ये काम करना चाहता हूं, ये काम करना चाह रहा हूं, ये आप इंटीमेट कर रहे हैं गवर्नमेंट को। क्या काम करना चाह रहा हूं? पासपोर्ट अप्लाई करना चाह रहा हूं, पासपोर्ट लेना चाह रहा हूं, ठीक है। उसके लिए मेरी ये डिटेल्स हैं, ये मेरी डिटेल्स हैं। आप कृपया करके मुझे बताइए कि मैं कब कब आपको कहाँ मिलूं और कैसे कैसे ये चीजों को कब कब क्लियर करवाऊं। तो शिपिंग बिल क्या है? शिपिंग बिल इज नथिंग बट एन ऑनलाइन एप्लीकेशन ओनली। शिपिंग बिल शिपिंग बिल इज but नथिंग बट एन ऑनलाइन एप्लीकेशन ओनली। ये एक ऑनलाइन एप्लीकेशन है जिसके अंदर ये आइस गेट वेबसाइट पे फाइल हो जाती है, उसके अंदर आप जाके डिटेल्स देख सकते हैं। तो शिपिंग बिल एक ऑनलाइन एप्लीकेशन है जिसके अंदर आप गवर्नमेंट को ये बता रहे हैं, अपनी इंटेंट बता रहे हैं, एप्लीकेशन लगा रहे हैं कि भाई मैं ये माल एक्सपोर्ट करना चाह रहा हूँ, मैं ये माल एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ, ठीक है जी। तो एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ माल, तो आप कृपया इस चीज को अपने नोटिस में लेके आइए और मैं ये चीज एक्सपोर्ट करना चाह रहा हूँ, ये उसकी डिटेल्स हैं, ठीक है। और इस बंदे को मैं एक्सपोर्ट करना चाह रहा हूँ, ये उसकी डिटेल्स हैं। और मतलब और भी कुछ चीजें हैं। ये मेरा जो एक्सपोर्ट प्रोडक्ट है वो इस बेनिफिट के अंदर फॉल होता है, गवर्नमेंट की MEA स्कीम जो भी लगा लो, वो सारी चीजें आप उसको इंटीमेट करते हैं। ये उसका HS कोड है। HS कोड मतलब हर एक प्रोडक्ट का एक यूनिक कोड होता है। तो ये हार्मोनाइज सिस्टम कोड, ये इस प्रोडक्ट का कोड है। तो सारी चीजें आप उससे मैं अपने गवर्नमेंट को बताते हैं। तो ये गवर्नमेंट जब आपकी एप्लीकेशन जब फाइल होती है ये वाली, तब आपका प्रोडक्ट कस्टम क्लियरेंस की क्यू में लगता है। कस्टम क्लियरेंस की क्यू में लगता है। उसके बाद आपका प्रोडक्ट कस्टम क्लियरेंस की क्यू में फाइल लगता है, जब आप ये चीज आप गवर्नमेंट को इंटीमेट कर देते हैं। तो ये जस्ट एक शिपिंग बिल क्या है? जस्ट एक एप्लीकेशन है। जब शिपिंग बिल फाइल होने के बाद जब आपका प्रोडक्ट जो है आप जब क्यू में लगते हैं, तब आपको आपका CHA इंटीमेट करता है कि आप भाई आप अपना माल कब फैक्ट्री से मूव करो, कब आप वहां पे पहुंचो, कब क्लियरेंस शुरू होगी या जो भी लगा लो। मतलब सबसे पहला स्टेप है कि आपको ये शिपिंग बिल फाइल करना है, तो आप अपने प्रोडक्ट को क्यू में लगाना है कस्टम क्लियरेंस के, और गवर्नमेंट को इंटीमेट करना है कि मैं ये प्रोडक्ट अपना एक्सपोर्ट करना चाह रहा हूँ फलाने फलाने अपने ICD से या जो भी पोर्ट से ये अपना प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना चाह रहा हूँ। तो शिपिंग बिल जस्ट एक ये चीज है। तो मैं आपको एक सैंपल शिपिंग बिल दिखा भी देता हूँ। सैंपल शिपिंग बिल, एक सेकंड, ये लोड होने में टाइम ले रहा है थोड़ा सा। सैंपल एक शिपिंग बिल दिखा देता हूँ। तो इस तरह से देखिए, ये शिपिंग बिल है फॉर एक्सपोर्ट ऑफ ड्यूटी फ्री गुड्स एक्सपोर्ट, ये मतलब टाइप है उसका। उसके अंदर जो भी सारी डिटेल्स हैं तो वो कैप्चर करी हुई हैं। व्हीकल नंबर, कौन सा व्हीकल नंबर है, जो भी डिस्क्रिप्शन है गुड्स की, उसकी वैल्यू क्या है, और ये FOB वैल्यू क्या होती है, ये इनको टर्म्स है, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा आगे चल के। तो ये सारी चीजें आपकी फाइल हो रही हैं बिल ऑफ शिपिंग बिल के अंदर। तो नेक्स्ट अप है हमारा जो लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट आज का जो टॉपिक है, भाई उसको ध्यान से सुनिएगा आप, वो है बिल ऑफ लेडिंग। बिल ऑफ लेडिंग भाई, आप ये समझ के चलिए, अगर आपको बिल ऑफ लेडिंग अगर आप ना समझ पाए तो आपको बहुत ही दिक्कत आने वाली है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस को समझने के लिए। बिल ऑफ लेडिंग अगर आप ना समझ पाए तो आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। तो बिल ऑफ लेडिंग को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। बिल ऑफ लेडिंग क्या होता है? बिल ऑफ लेडिंग क्या होता है? या एयरवे बिल या लॉरी रिसीट। भाई आप अपना माल एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आप अपना माल एक्सपोर्ट कर रहे हैं फॉरेन कंट्री को। अब आप फॉरेन कंट्री में जब माल भेज रहे हैं तो आपके पास माल भेजने के 3 तरीके हैं। अगर तो आप बहुत अमीर हैं या आपका माल कुछ उस नेचर का है तो आप उसको बाय एयर भेजेंगे, ठीक है। अगर पेरिशेबल गुड्स हैं या आपको लगता है कि माल की क्वांटिटी छोटी है
या जैसे हमने पहले सीखा था कि सैंपल बेचते हैं, ठीक है, तो उसको हम बाय एयर भेज देते हैं, ठीक है। अगर आप माल बाय रोड भेज रहे हो तो बाय ट्रक भेजते हैं या बाय ट्रेन भेजते हैं, ठीक है। या अगर आप माल बाय सी भेज रहे हो, समंदर के अंदर भेज रहे हो, तो क्या होता है, तब क्या निकलता है, बिल ऑफ लेडिंग निकलता है, अगर आप बाय सी भेज रहे हो तो बाय सी। अगर आप बाय एयर भेज रहे हो तो एयरवे बिल। अगर आप अगर आप बाय रोड भेज रहे हो तो बाय ट्रक फॉर एग्जांपल, तो आपको लॉरी रिसीट। ये क्या होती है भाई, अगर आप, जब आपने इनलैंड जैसे अपना काम देखा ही होगा, जैसे आपने लुधियाना से दिल्ली में लुधियाना से दिल्ली में माल ट्रांसपोर्ट करना है, लुधियाना से दिल्ली में माल ट्रांसपोर्ट करना है, तो जो ट्रांसपोर्टर है, ध्यान दीजिए, जो ट्रांसपोर्टर है, जो ट्रक का जो मालिक है, जो ट्रांसपोर्टर है, वो आपको एक रिसीट देगा, जिसको लॉरी रिसीट भी बोल देते हैं, बिल्टी भी बोल देते हैं, लॉरी रिसीट देगा। उसमें डिस्क्रिप्शन लिखी होगी, जो डिटेल दी होगी गुड्स की, डेस्टिनेशन लिखी होगी कि कहाँ जाना है, एड्रेस कहाँ से लेके कहाँ तक माल जाना है, कौन सा ट्रक नंबर है, और भी काफी जो डिटेल्स है वो दी होंगी। ये क्या प्रूफ है, ये प्रूफ है दो तीन चीजों का। ये प्रूफ है कि आपका योर एंड ट्रांसपोर्टर्स एग्रीमेंट, कि आपके और ट्रांसपोर्टर के बीच एक एग्रीमेंट हो चुका है, ये उसका प्रूफ है। दूसरा, प्रूफ ऑफ ट्रांसपोर्ट बोल सकता हूं मैं वर्ड, प्रूफ ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स, कि गुड्स ट्रक में चढ़ चुके हैं, गुड्स गुड्स ट्रक में चढ़ चुके हैं, ठीक है जी। थर्ड है ओनरशिप प्रूफ, जिसके पास ये रसीद है, जिसके पास ये रसीद है जिसके पास ये रसीद है वही मालिक है गुड्स का, ठीक है जी। ओनरशिप प्रूफ है। तो अब अगर आपको बाय ट्रक माल भेज रहे हो आप, तो ट्रक वाला आपको लॉरी रिसीट देगा। अगर आप जहाज के थ्रू भेज रहे हो तो आपको एयरवे बिल इशू होएगा। तो बिल ऑफ लेडिंग, जब आप समंदर के तहत माल भेज रहे हो, बाय सी आप माल भेज रहे हो, बाय सी आप जब माल भेज रहे हो, तो आपको जो शिपिंग कंपनी है, जो शिपिंग कंपनी है वो आपको क्या इशू करेगी, बिल ऑफ लेडिंग इशू करेगी, बिल ऑफ लेडिंग इशू करेगी। जो ये बिल ऑफ लेडिंग है भाई साहब, जब ये आपको इशू हो गया, जब ये आपको बिल ऑफ लेडिंग इशू हो गया, तो आपका जो माल है, जो आपका माल है, उसकी शिपमेंट हो चुकी है, उसकी शिपमेंट इनिशिएट हो चुकी है। वो माल आपका, जैसे यहाँ पे ट्रक में चढ़ा था, वो माल आपका शिप में चढ़ चुका है। ये इसका प्रूफ है, ये इसका प्रूफ है। इसको जो शिप का मास्टर है, जो शिप का मास्टर है या कैप्टन लगा लो, शिपिंग कंपनी जी है, वो साइन करके देती है, वो साइन करके देती है। बिल ऑफ लेडिंग भी कई तरह के होते हैं, नॉर्मल बिल ऑफ लेडिंग, मल्टी मॉडल बिल ऑफ लेडिंग, इस तरह से, बट मैं आपको सिर्फ कंसेप्ट डिस्कस कर रहा हूँ, तो मैं उन चीजों में नहीं पढ़ना चाहता। तो शिप का मास्टर है, शिप का कैप्टन है, वो साइन करके देता है। तो इस तरह से आपको बिल ऑफ लेडिंग नहीं मिलता। अगर आपने एक्सपोर्ट किया है जेन्युइनली, तो आपने माल अपना ट्रक में चढ़ाया है, तो तभी आपको बिल ऑफ लेडिंग इशू होएगा। तो और क्या चीज है बिल ऑफ लेडिंग के अंदर, बिल ऑफ लेडिंग के अंदर इसमें आपकी कंप्लीट डिटेल्स मेंशन्ड होती हैं, कंप्लीट डिटेल्स मेंशन्ड होती हैं। हाँ, पर इसमें एक चीज का ध्यान रखिए, आपकी गुड्स की वैल्यू मेंशन नहीं होती, प्राइस मेंशन नहीं होता इसके अंदर। आपकी गुड्स का पूरा डिटेल मेंशन होता है कि क्या क्या गुड्स आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, क्या उनका वेट है, क्या उनका डायमेंशन है, मतलब कितने बाय कितने में उसकी पैकिंग हुई हुई है, ठीक है। कौन से कंटेनर, कौन सा कंटेनर, देखिए कंटेनर बुक करना पड़ता है ना आपको शिपिंग कंपनी का, कौन से कंटेनर, कंटेनर नंबर क्या है जिसमें आपकी गुड्स लोकेटेड है, ठीक है। देखिए ट्रैक कर रहे हैं हम अपनी गुड्स को, कंटेनर क्या है, जो शिप है, शिप का नंबर क्या है, ठीक है। बैंक कौन से इन्वॉल्व है, या मतलब कोई और भी मल्टी मल्टी डिटेल्स जो होती हैं, ये इसके अंदर इन्वॉल्व होती है। तो ये प्रूफ है बहुत बड़ा आपकी गुड्स की शिपमेंट का। अगर आपके पास शिपिंग बिल नहीं, आपके पास बिल ऑफ लेडिंग नहीं है, तो आप ये प्रूफ नहीं कर पाएंगे कि मैंने शिप गुड्स को एक्सपोर्ट कर दिया है। तो जब भी आपने अपने बैंक से कोई भी लोन फैसिलिटी अवेल करी होती है,
कोई भी एक्सपोर्ट के या फॉरेक्स के साथ रिलेटेड अगर आपने लोन फैसिलिटी अवेल की है, तो बैंक आपसे हमेशा बिल ऑफ लीडिंग मांगेगा ही मांगेगा कि आप हमें दिखाइए कि आपने गुड्स को एक्सपोर्ट कर दिया है कि नहीं कर दिया है, आप इसका प्रूफ सबमिट कीजिए। तो आप बिल ऑफ लीडिंग उनको सबमिट करेंगे। एक तो ये इसका एडवांटेज है, ठीक है, कि ये प्रूफ हो जाता है। कल को फैमा की गाइडलाइंस है, आरबीआई की गाइडलाइंस है, तो आपको सबको प्रूफ सबमिट करना है कि भाई मैंने काम किया है, मैंने एक्सपोर्ट किया है। देखिए गवर्नमेंट को ये डर लगता है कि भाई आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कल को आप इंडिया से माल बना बना के भेजी जा रहे हैं, फॉरेन वाले आपको पेमेंट नहीं कर रहे, तो आपको ट्रैकिंग रखती है गवर्नमेंट आपके ऊपर कि माल आप इंडिया से निकाल के इंडिया के रिसोर्सेज यूज करके आप माल भेज रहे हैं और वहां से पेमेंट भी लीजिए आप, ठीक है। तो बिल ऑफ लीडिंग एक प्रूफ हो जाता है कि आपने शिपमेंट कर दी है। और आगे चल के हम नेक्स्ट लेक्चर्स में ये भी सीखेंगे कि जो आपकी एक्सपोर्टर इंपोर्टर जो फॉरेन कंट्री में आपका बायर है, उसके साथ जो आपकी पेमेंट टर्म्स डिसाइड होती हैं, वो कई बार बिल ऑफ लीडिंग काफी टाइम बिल ऑफ लीडिंग के ऊपर डिपेंड होती हैं। कि मैं बिल आपका जो बायर है वो बोलेगा कि बिल ऑफ लीडिंग की के 60 दिन बिल ऑफ लीडिंग की डेट के बाद 60 दिन के बाद मैं आपको पेमेंट करूंगा। या बैंक जो आपकी जो आपको लोन फैसिलिटी डिसाइड करता है कि मैं आपको 6 महीने का लोन दूंगा या 3 महीने का लोन दूंगा, ये भी हम आगे चल के सीखेंगे। तो वो भी आपको बिल ऑफ लीडिंग डेट से कई बार मोस्ट ऑफ द टाइम डिसाइड करता है कि बिल ऑफ लीडिंग डिटेल्स से सेट होती है। फॉर एग्जांपल लेटर ऑफ क्रेडिट आपने इशू की है, लेटर ऑफ क्रेडिट का जो टेन्योर है, जो लेटर ऑफ क्रेडिट का टाइम है, वो भी बिल ऑफ लीडिंग की डेट से डिसाइड होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। कि बिल ऑफ लीडिंग पे जो डेट लिखी होती है उसके ऊपर डिसाइड होता है। तो बिल ऑफ लीडिंग आपका बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल और इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। इसके अलावा बिल ऑफ लीडिंग का क्या रोल सिग्निफिकेंस है, देखिए इसको थोड़ा इरेज करके मैं आपको समझा देता हूँ। इसको रेज करके ये 3 पॉइंट तो आप समझ ही गए ना, कि ये जिसके पास, ये देखिए ये इंपॉर्टेंट, ये पॉइंट मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। जिसके पास रसीद है वही मालिक है, जिसके पास रसीद है वही मालिक है। अब जो बिल ऑफ लीडिंग है, बिल ऑफ लीडिंग है, अब आप ध्यान से देखिएगा। इंडिया, इंडिया पोर्ट, अमेरिका, अमेरिका पोर्ट। इंडिया पोर्ट में जब आपने माल शिपमेंट कर दी, फॉर एग्जांपल 1 मई 2021 को बिल ऑफ लीडिंग जनरेट हो गया, बीएल जनरेट हो गया, बिल ऑफ लीडिंग। तो ये अब निकल गया अमेरिका पहुंचने के लिए। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल 30 दिन में पहुंचेगा, 31 मई 2021 तक ये माल यहाँ पे रीच होएगा, पहुंचेगा, ठीक है जी। जब तक यहाँ पे पहुंचेगा तो ये 30 दिन का टाइम है, 30 डेज का टाइम है। तो यहाँ पे जो आपका बायर बैठा है, जब यहाँ पे शिप पहुंचेगी, जब यहाँ पे शिप पहुंचेगी, तो ये माल, तो ये माल वो रिलीज नहीं करा पाएगा, तो ये माल रिलीज वो नहीं करा पाएगा अनलेस एंड अनटिल उसके पास ओरिजिनल, ओरिजिनल बिल ऑफ लीडिंग हो, जो आपको यहाँ पे शिपिंग कंपनी ने दिया था। तो सर ये दिया तो मुझे है, मैं इसके पास कैसे पहुंचाऊंगा? तो भाई मैंने तभी तो वो आपको सैंपल वाला कंसेप्ट समझाया था। इसको आप जब भी आपको ये रिसीव हो गया, इसको आप कोरियर कीजिए, इसको आप कोरियर कीजिए बाय एयर। भाई फ्लाइट तो जल्दी पहुंचेगी ना, बाय एयर इसको कोरियर कर दीजिए। ये तो 7 से 10 दिन में पहुंच जाएगा इसके पास मैक्सिमम, इससे भी जल्दी पहुंच जाएगा उल्टा। इसके पास पहुंच जाएगा ओरिजिनल, तो ये शिपिंग कंपनी को दिखाएगा। मैंने बोला ना जिसकी रसीद वही मालिक, ये ओरिजिनल वो उसको ओरिजिनल मांगेगा, देखो ओरिजिनल भेजना है आपको, ओरिजिनल ये शिपिंग कंपनी को दिखाएगा और जो माल है वो अपना वहां से छुड़वा लेगा। अगर ये ओरिजिनल नहीं दिखा पाया तो इसको माल वहां पे नहीं मिलेगा, ये माल वहां पे पोर्ट पे ही पड़ा रहेगा। तो अब ये इसका रेलेवेंस हो गया बिल ऑफ लीडिंग का। अब आप इसमें अंदर फर्दर चीजें पूछेंगे कि मतलब ये बैंक के थ्रू जाता है, डायरेक्ट जाता है, कैसे भेजते हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। आप बेसिक कंसेप्ट को समझिए कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, बिल ऑफ लीडिंग की इंपॉर्टेंस को आप समझिए। अब आप देखिए, मैं आपको एक सैंपल ऑफ बिल ऑफ लीडिंग दिखाता हूँ। ये देखिए एक सैंपल ऑफ बिल ऑफ लीडिंग है आपके लिए। ये देखिए, ये एक बिल ऑफ लीडिंग है ओरिजिनल। ये देखिए एक एवरलाइन ग्रीन कोई शिपिंग कंपनी होगी। ये देखिए शिपर की डिटेल आ गई, कंसाइनी की डिटेल आ गई, ये बिल ऑफ लीडिंग का नंबर आ गया, रेफरेंस आ गया, फॉरवर्डिंग एजेंट का कोई नंबर आ गया, कोई कंसाइनी की डिटेल्स या नोटिफाई पार्टी, नॉर्मली यहाँ पे बैंक की डिटेल्स भी आ जाती हैं, प्लेस ऑफ रिसीट, कहाँ से लोड हुआ है, कहाँ पे डिलीवर होना है, ठीक है। ये देखिए कंटेनर नंबर, कौन सा कंटेनर नंबर आ रहा है, कौन सी क्वांटिटी है, कितने बाय कितने का साइज है, कौन सी पैकिंग में पैक किया हुआ है, कार्बन स्टील फ्लैंक में पैकिंग, मतलब कार्बन स्टील प्रोडक्ट का नाम है, पैकिंग की हुई है, और क्या क्या उसका वेट है या उसके जो भी डिटेल्स आगे फर्दर। तो फ्रेड कैरेज को कौन कितने कंटेनर्स हैं, ये देखिए साइन किया हुआ, स्टैंप किया हुआ, कौन सी डेट है। तो इस तरह से ये बिल ऑफ लीडिंग पूरी डिटेल्स आपकी कंटेन करता है।
तो ये ओरिजिनल में आपको दिखाना पड़ता है जब आपकी शिप वहां पे पहुंचती है फॉरेन कंट्री में, तो जो आपका बायर है उसको ओरिजिनल में ये दिखाना पड़ेगा, तभी वो आपकी जो शिप माल है वो वहां पे छुड़वा पाएगा, तभी वो जो माल है वो आपका वहां पे छुड़वा पाएगा। तो देखिए, जो हमने प्रैक्टिकली काफी डिस्कस किया एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के प्रोसीजर को, इसमें हमने वेरियस चीजें डिस्कस करी कि एक्सपोर्टर कैसे किस तरह के उसको बेनिफिट होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से एक्सपोर्टर को, कैसे वो पहले माल का सैंपल भेजता है, सैंपल अप्रूव करवाता है, फिर उसको ऑर्डर आएगा, फिर वो कस्टम हाउस एजेंट को ढूंढेगा वेरियस सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, माल बनाएगा, उसको शिपमेंट करेगा, उसका जो कस्टम हाउस एजेंट है वो शिपिंग बिल फाइल करेगा ताकि उसका नंबर कस्टम में लग जाए, उसका माल क्लियरेंस प्रोसेस शुरू हो जाए, तो शिपिंग बिल फाइल होएगा, फिर जब माल शिप हो जाएगा तो वो उसको बिल ऑफ लीडिंग जनरेट करा के देगा। तो ये इस तरह के सारे प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं इसके अंदर। तो नेक्स्ट अप हम जब डिस्कस करेंगे, हम इसके आगे वाली बातें डिस्कस करेंगे कि भाई क्या क्या टर्म्स जो एक्सपोर्टर और इंपोर्टर है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि पेमेंट टर्म्स क्या होती हैं, डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट, डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस या एलसी टर्म्स पेमेंट बेस्ड, किस तरह की पेमेंट टर्म्स होती हैं, और कुछ इनको टर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे। कुछ डिस्कस करेंगे कि जो एक्सपोर्टर है और जो इंपोर्टर है, एक्सपोर्टर इंपोर्टर को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगा के भेजता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट होती है जो एक्सपोर्टर इंपोर्टर को बिल ऑफ लीडिंग के साथ कोरियर करता है। तो वो सारी चीजें भी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आप इन चीजों को डिटेल में समझिए, अंडरस्टैंडिंग बनाइए। जब आप समझ जाएंगे, अंडरस्टैंडिंग बना पाएंगे, तो आपको ये चीजें जब क्लियर होगी, तब मैं आपको ये सारे प्रोडक्ट समझाना डिस्कस करूंगा कि हम कौन कौन सी जो लोन फैसिलिटीज हैं, जो बैंक्स हैं वो ऑफर कर रहे हैं अपने एक्सपोर्टर को। थैंक यू।